धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी कुछ खास खबरों की। क्योंकि इन सब खबरों पर चर्चा करने के लिए रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी। अगर वो ना हो तो मैं अकेला कर भी नहीं पाऊंगा, ये एक सच है। क्योंकि पूरे देशों की तमाम भौगोलिक स्थिति को समझना, वहां की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जो लोग उस पर एक्सपर्टीज रखते हैं, उनके जरिए अगर बात की जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। और वही काम करते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक बड़ा घटनाक्रम लोकसभा से सामने आया है। स्पीकर ओम बिरला ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि अब शपथ ग्रहण करते हुए कोई भी सांसद लोकसभा में नारे नहीं लगा पाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोल दिया था, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने रोक लगाया है कि शपथ लेते समय आप कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, चाहे वो जय भीम हो, जय संविधान हो, जय फिलिस्तीन हो। दूसरी चीज कि इससे घाटा उन लोगों को हुआ जो बहुमत में है, जो सत्ता चला रहे हैं। यानी जो भी कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र या इस तरह के नारे जो लगाते थे और संसद का पूरा एक मजाक बना देते थे, घाटा उन्हीं के ऊपर हुआ है। लेकिन उसका अगला चीज है कि क्या इसका असर उन पर पड़ेगा? वो फिर भी वही कार्रवाई करते रहेंगे, अंदर बाहर वही करते रहेंगे। चूंकि जरूरत है अभी के पूंजीवादी सत्ता को कि इस तरह के लोगों को लाया जाए जो मुख्य मुद्दों पर ना बात करके हवा में चिल्लाएं, हंगामा करें, इस तरह के कपड़े पहने, दूसरों को गाली दें। यानी इस तरह की घटनाएं। एक और उदाहरण इसी से मिला हुआ कि राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने कहा कि हिंदू जो हैं वह स्वभाव से या जिस तरह से है वो वायलेंस कर रहे हैं, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए। वायलेंस तो वो लोग कर रहे हैं, या तो कह रहे हैं कि आप वायलेंस ना करें, या तो उल्टी बातें कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं के ऊपर आरोप मंडरा के जा रहा है। लेकिन इसका विरोध हमें इस तरह के छोटे मोटे नियमों के बदलाव से नहीं, और इसमें खुश होने की बात नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा जो है इस पूरे व्यवस्था को बदलना, वह जारी रहना चाहिए। जी, लेकिन कम से कम एक बात में असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ तो करनी चाहिए कि उन्होंने जय फिलिस्तीन बोलकर इस मुद्दे को हवा दी और इस पर एक नियमावली बनाने को मजबूर होना पड़ा ओम बिरला को। वरना पिछले 10 साल से जो तांडव चल रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है लोकसभा राज्यसभा में। वह तो ओवैसी ने किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं एक ही लाइन इसमें जोड़ूंगा, मियां की जूती मियां के सर, भाजपा के लिए। चलिए, अब आप मियां बता रहे हैं और राकेश टिकैत इनको जो है ओवैसी को इनका चचा बताते हैं। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है पाकिस्तान के बाजोड़ इलाके में रिमोट से धमाका करके एक कार में सवार 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसमें से एक पूर्व सीनेटर्स भी थे, जो 2 बार सीनेटर वहां पर रह चुके थे। और जो है इस पूरे इलाके के अंदर जो आतंकवाद फैला हुआ है उसके खिलाफ वो बोलते रहते थे। इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे सर? यह तो पाकिस्तान में हो ही रहा है, खासकर इस अफगानिस्तान से सटे हुए इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पे ये समस्याएं चलती आ रही हैं। और पाकिस्तानी शासक कहीं ना कहीं से, या पाकिस्तानी सत्ता कहीं ना कहीं से इसके हिस्सा रहे हैं और अपने पक्ष में इसका उपयोग करते रहे। अभी इन्हीं के खिलाफ यह कार्रवाई शुरू हो गई है और बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ना तो ये रोक पा रहे हैं, ना अफगानिस्तान से रोक पा रहे हैं, जहां तहां कूद रहे हैं, आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम रहे हैं। बहुत मुश्किल है पाकिस्तानी जनता के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जैसा मैं समझता हूं, वहां पे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष मजदूर वर्ग इस तरह से खड़ा है, छोटा ही सही, और उनकी पार्टी जो है वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम एक नई दिशा दें, ताकि हम इन लोगों से मुक्ति पाके एक नई व्यवस्था बना सके। जी, क्या आपको लगता है कि किसी भी देश की बात करते हैं, वैसे फोकस हम लोग पाकिस्तान पे ही कर रहे हैं, कि आज भी कोई सत्ता ये कह सकती है कि हाँ हमने ही ये गुंडे पाले थे, हमसे गलती हो गई और आज हमारे लिए ये मुसीबत बन गए हैं? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। ऐसा शायद ही कोई होगा, उसका 1-2 बंदा भली उसमें से निकल जाए, हट जाए।
जैसे आरएसएस द्वारा बनाया हुआ नागपुर में जो साइबर सेल उन्होंने बनाया हुआ, आईटी हब सेल बनाया हुआ, उसमें से लोग निकल जाते हैं और कहते हैं कि भाजपा ये गलत काम कर रहा है। लेकिन पूरे की पूरी सत्ता यदि बदलती है और ज्यादा खराब दिशा में बनती है, जैसे यहाँ की सीपीआई सीपीएम, वो पूंजीवाद का ही उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो आप जो कह रहे हैं उसकी संभावना तकरीबन ना के बराबर है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जमीर अब लोगों के पास बचा ही नहीं है। और जिन लोगों को महान कहते हैं ना, उनके अंदर खूबी यही थी कि वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते थे, अपनी किताबों में बाकायदा जिक्र कर देते थे कि यहाँ पे हमने गलत काम किया। अगली खबर ब्रिटेन से आ रही है। हालांकि आज वहां पर मतदान हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा घटनाक्रम वहां से सामने आया है। 34 साल पहले जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, तो उस वक्त वहां ब्रिटेन का एक जहाज किडनैप कर लिया गया था। बहुत सारे लोग वहां पे बंधक रहे 5 महीने तक। अब वो मुकदमा ठोक रहे हैं एयरवेज पर और ब्रिटेन सरकार पर। 34 साल बाद क्यों जागे ये लोग? एक तो इन्हें यदि कोर्ट वहां की मान जाती इनके बाद, तो इन्हें भारी मात्रा में मुआवजा मिलेगा। दूसरे, इनका गुस्सा 34 साल हो कितने वो अभी भी सही है कि इन लोगों ने खुद हमला करवाया, किया, इन्हें पता होगा इराक पे किया, और ब्रिटिश एयरवेज को इसकी भनक नहीं दी। हालांकि ब्रिटिश एयरवेज इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है कि नहीं, करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो पता था। क्यों नहीं इन जहाजों को बंद किया और 5 महीने तक ये लोग इस बुरे हालात में रहे, वहां कैदी के रूप में रहे, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? इसलिए अच्छी बात है कि यह आए और उस समय की जो भी गुप्त चीजें थी, जो भी सामने आती है, उसको लाना चाहिए। जी क्या ऋषि सुनक 2.0 होने जा रहा है, या लेबर की जो है 20 साल बाद वापसी होने जा रही है ब्रिटेन में? मुश्किल है अब सुनक की अगली, मतलब जो भी इनके जुमले हों, जो भी बोल रहे हैं। हालांकि यह कह रहे हैं कि ठीक है हम भले ही हार रहे हो, लेकिन हम पूरी ताकत लगा के अभी भी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब तो चुनाव आ ही गया, और बताने की कोशिश करेंगे कि हम ही तुम्हारे एकमात्र देखभाल करने वाले हैं, ये लेबर वाले कुछ खास नहीं है। तो लेबर की तो सत्ता आ ही जाएगी। लेकिन आपको याद होगा वहां के जो जिम कॉर्बिन थे, उनको इन लोगों ने हटा दिया, क्योंकि वह इस जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ थे। जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो अमेरिका या चीन खरीद रहा था उसके खिलाफ थे, उसको बनाना चाहते थे। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा उसके खिलाफ थे। हालांकि वह पूर्ण रूपेण से समाजवाद के लिए नहीं थे, सेंट्रिस्ट थे, लेकिन लेबर पार्टी की जो तथाकथित रूप से पॉलिसी उसके पक्ष में थे। लेकिन स्टारमर के आने के बाद से जो भी था इसको उन्होंने धाराशाही कर दिया। वही हालत तो ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, वही हालत हर जगह कर दिया। लेबर पार्टी मतलब एंटी लेबर पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीएम जो है एंटी वर्किंग पार्टी हो गया। तो इस हालात में वहां की जनता को, और खासकर फिलिस्तीन युद्ध के बाद से जो भी इनके बीच में जो अंतर था, तकरीबन वो शून्य सा हो चुका है। तो जनता को कुछ खास नहीं मिलने वाला है। जी लेकिन जो कहा जा रहा है कि भारतीय मूल का होने की वजह से ऋषि सुनक को जो दक्षिण एशियाई लोग हैं उनका वोट मिलेगा, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय मूल के बहुत सारे सांसद जीतकर 50 के करीब, 650 में से 50 के करीब वहां पर संसद की ब्रिटेन में पहुंच जाएंगे। इस सब को लेकर क्या बताएंगे सर? ये जो भारतीय मूलक के लोग हैं, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो, इंग्लैंड में खासकर, ये जाते हैं तो अपने पूर्वजों का नाम तक बताने से शर्माते हैं, और यह चाहते हैं कि यहाँ का जो जातिवाद लेकर गए हैं, यदि उच्च जाति के हैं तो उसको बरकरार रखें। अपने भूत को ऐसे बताते हैं कि वहां बड़े जमींदार थे। जमींदारी कहना कोई गर्व की बात नहीं है, सच्चाई है तो है, लेकिन उसमें कतई गर्व की बात नहीं है। और यह लोग एंटी इंडिया है, पूरी तरह से प्रो वहां के कॉरपोरेट वर्ल्ड है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी किसी हद तक नीचे जाने को तैयार है। इससे भारत को या वहां के भारतीय जनता को कोई फायदा नहीं है। वैसे ही जैसे बिहार में, कम से कम यूपी में भी जाति के नाम पर अपने जाति के एमएलए एमपी को लोग वोट देते हैं इस उम्मीद में कि हमारा कुछ हो रहा है, जबकि वास्तव में उनके खिलाफ और राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। जी लेकिन नतीजे आने के बाद हम लोग यहाँ जश्न तो मना ही सकते हैं मीडिया में कि देखो भारतीय मूल के इतने सारे लोग लंदन में जीत गए हैं, भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति अमेरिका में बैठी हुई है, कनाडा में देखिए भारतीय मूल के लोग मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ भी कभी ऐसा लोकतंत्र बन पाएगा? जी नहीं, इसमें जश्न मनाने की बात नहीं है, इसमें मैं सहमत नहीं हूं। यह पहचान की नीति कि मेरी जाति के, मेरे देश के, मेरे धर्म के लोग या मेरे लिंग की महिला बन गई, मेरे आदिवासी क्षेत्र की वो राष्ट्रपति बन गई, इससे हमें क्या कुछ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। ओबामा आए थे 4 वर्ष, फिर 4 वर्ष और टिके 8 वर्ष।
वहां पर जितने काले मूल के लोगों पर और अफ्रीकी निवासियों पर जितना जुल्म हुआ उतना पहले नहीं हुआ था। ये लोग और दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम जो है सो तथाकथित रूप से प्रजातंत्र यानी वहां के पूंजीपति वर्ग के लिए और जोड़ लगा के मेहनत कर रहे हैं उनकी सत्ता के लिए और अपनी कमीशन के लिए, दलाली के लिए। इसमें कतई शान की बात नहीं है, ये लोग हमारे लिए नहीं है। जी चलिए, तो अमेरिका से खबर है, यहाँ पर जो है बाइडेन के खिलाफ मोर्चा खुलना शुरू हो चुका है। डेमोक्रेट्स के अंदर से 2 सांसद बोलने लगे हैं और जो नैन्सी पेलोसी हैं वो तो कहने लगी कि ट्रंप के साथ साथ ना बाइडेन के दिमाग की भी जांच होनी चाहिए। इन दोनों के नाम क्या है सर जो आवाज उठा रहे हैं बाइडेन के खिलाफ, और जो ये आवाजें उठ रही हैं बाइडेन के खिलाफ, इनका जवाब जो बाइडेन दे रहे हैं वो किस अंदाज में दे रहे हैं? नाम तो है लोएड डोकिट है, दूसरे एजमी फिश करके कुछ ऐसे हैं जो कि ये लोग गए हैं और बाइडेन से इन्होंने कहा है और ओपनली भी कह दिया है कि बाइडेन को इस चुनावी रेस में यानी राष्ट्रपति बनने के रेस में इन्हें हट जाना चाहिए, क्योंकि अब यह जो भी कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, शारीरिक मानसिक रूप से इसमें सक्षम नहीं है। जहां तक पेलोसी की बात है वो उटपटांग अपना बोलती रहती हैं, ठीक है, बाइडेन के खिलाफ भी है, लेकिन सही अर्थ में जो बाइडेन और दूसरी तरफ ट्रंप जो कर रहे हैं, जो ये फिलिस्तीन के जनसंहार में शामिल हैं, उसको एक्सपोज करें, उसके पक्ष में बोलें। जो अस्त्र शस्त्र जा रहा है अमेरिकी जनता के मदद से, उनका टैक्स से लेके जो यूक्रेन में जा रहा है, बिना मतलब का युद्ध हो रहा है, उसके खिलाफ बोलती तो कुछ मतलब होता था। इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, जहां तक बाइडेन का है, किसी न किसी तरह से अंदर में भी इनकी पार्टी में चल रहा था, बाइडेन भी शायद तैयार हो रहे थे। अभी यह सीक्रेट मसला था, इसका भंडा फूट चुका है कि बाइडेन शायद हटे, और बाइडेन ना भी हटे। बाइडेन कह रहे हैं, इन्होंने 15 मिनट बड़ी जोशीला वो दिया, ये कह रहे हैं कि मैं जहाज से आया था, बड़ा ही बोरिंग लंबा वायु था, मैं थक चुका था, मुझे नींद आ गई, लेकिन मैं कहीं से बूढ़ा नहीं हूं, मैं जवान हूं और मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने लायक हूं, इसीलिए मैंने अपनी उम्मीदवारी दी थी और मैं नहीं हटने वाला हूं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें हटा दिया जाए और इनकी जो कमला हैरिस है वो आ जाए। हालांकि इनके हटने पर दे दें, एक है रॉबर्ट फ्रांसिस केनेडी जूनियर, पहले वाले नहीं, और दूसरे ये है बर्नी सैंडर्स, जिसकी बात आप बार बार करते रहे हैं। इन दोनों में से किसी को लाएं तो संभवतः इन दोनों की जीतने की संभावना हो सकती है, ट्रंप को हराने की। लेकिन वहां का जो पीछे से जो काम कर रहा है, पूरा जो डीप स्टेट है, वो इन दोनों को नहीं आने देगा। जैसे कॉर्बिन को यूके से हटाकर स्टारमर को लाया गया, अब वह प्रधानमंत्री बन रहा है। जी चलिए, अब अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है कजाकिस्तान से। एससीओ सम्मेलन यहाँ पर चल रहा है। पुतिन ने जिनपिंग की तरफ क्यों एक उम्मीद भरी नजरों से देखा है, या क्या कहा है उनको लेके? शी जिनपिंग से उनकी तकरीबन 40 बार मुलाकात हो चुकी है और पिछले 1-2 महीने में जब वो चीन गए थे, अभी ये दोबारा मुलाकात हो रही है और उन्हें बड़ी उम्मीद है। और ऐसा लग रहा है कि जिस ढंग से और बातें चल रही थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बातें चल रही थी, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज यही है कि बेलारूस जो अभी तक वहां के गेस्ट होते थे, अब परमानेंट 10वां मेंबर बन गए हैं। और एससीओ जो है वह एकमात्र इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ब्रिक्स की तरह, बल्कि वह पॉलिटिकल और साथ साथ सिक्योरिटी डिफेंस के लिए भी है, यानी उसका बड़ा महत्व है। और इतने बड़े में यूरो एशिया यानी उस क्षेत्र के, सेंट्रल एशिया के सारा मिला के है। और पुतिन को उम्मीद है, और शायद मिलना भी शुरू हो गया है, कि डायरेक्ट हथियार मिले ना मिले, लेकिन हथियार गोला बारूद बनाने के समान इन्हें चीन से भारी मात्रा में नॉर्थ कोरिया के साथ साथ मिलने लगा है। यानी युद्ध को अगले 1 वर्ष कम से कम और चलाने के लिए सारे सामान मिल रहे हैं। और इनकी पूरी उम्मीद है कि वह यूक्रेन को नेस्तानाबूद करके कम से कम सेंट्रल यूक्रेन को अपने अंदर में ले लेंगे, यानी 50% यूक्रेन पर, जहां पे कि मुख्यतः रूसी मूल के निवासी, रूसी भाषा बोलने वाले लोग, रूसी कल्चर को फॉलो करने वाले लोग के एरिया को अपने ग्रेटर रशिया में मिला लेंगे। जी, पुतिन जो है वो गाजा के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं सर। एससीओ शिखर सम्मेलन चल रहा है, तुर्की वहां पे मौजूद है, पाकिस्तान वहां पे मौजूद है, भारत वहां पे मौजूद है, चाइना वहां पे मौजूद है। क्या वहां से कोई ऐसी चीज निकल के सामने आएगी जिससे हम कह सकते हैं कि फिलिस्तीन का कुछ भला हुआ और इजराइल और अमेरिका जैसे लोग जो वहां पे कत्लेआम कर रहे हैं उन पर अंकुश लग सकेगा? एक तो यही है कि रशिया है वह फिर से
यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में गया है कि अमेरिका और इजराइल को रोका जाए आगे युद्ध करने से फिलिस्तीन में, गाजा में। दूसरा, जहां तक है इनके बीच में कोई उस तरह का स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, संभवतः आया, क्योंकि इसके मीटिंग के साथ साथ CSTO जो रशिया का एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पहले अर्मेनिया भी था, लेकिन वो अब फॉर्मली तो है लेकिन निकल चुका है तकरीबन, और नेटो के पास जा रहा है। तो दूसरा पक्ष ये बनता है। तीसरा तरफ ये है कि अभी न्यूज में आया है, इसमें हो सकता है यहां से भी आया हो, कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया तीनों के तीनों हुतीज, खासकर हुती को एंटी शिप हाइपरसोनिक स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहें या बैलिस्टिक मिसाइल कहें, वो रशिया से जाने वाला है। यानी वो अमेरिकी शिप पे मार करेगा, केवल यहीं पर नहीं, रेड सी में जहां तक है अमेरिका के वॉरशिप को भी गिराने में काफी होगा, और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, पूरे इजराइल के लिए खतरा होगा, केवल अमेरिका पे नहीं आती, इजराइल पे भी होगा। और जो अमेरिका कर रहा है रूसी शिप के खिलाफ, वही अब रूस हुतीज के माध्यम से अमेरिकी शिप के खिलाफ करेगा। और इसकी निश्चित रूप से एससीओ में जहां तक इन्होंने शी से बात की, दूसरे लोगों से बात की, इसकी चर्चा हुई होगी कि किस तरह से हम अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से हम कमजोर करें, और इसमें पिसेगा इसमें जियोनिस्ट रिजीम भी। जी चलिए अब शुरुआत करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों के। पहला जो अपडेट आ रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ की संसद पर चढ़कर सांसद क्यों हंगामा कर रहे हैं? सांसद या 4 लोग उसमें घुसे हैं, काले ड्रेस पहन के गए हैं। उन्होंने नारा भी दिया है, उन्होंने कहा है विल कंटिन्यू टू अनलीश एंड रेसिस्ट यूएस। हम यूएस का विरोध करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, अनलीश नहीं एक्सपोज करेंगे उनके इंपेरियलिस्ट डिजाइन, यानी जो साम्राज्यवादी नीतियां, हेजेमोनी पूरी दुनिया पे कब्जा करने वाली है, एंड कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, पूंजीवादी इसकी, यानी पूरी वो वामपंथी भाषा बोल रहे हैं। वास्तव में कौन लोग हैं उसके बारे में पूरी नहीं पता है। और साथ साथ इन्होंने कहा इजराइल के बारे में कि फ्रॉम द रिवर टू द सी, यानी नदी से लेकर समुद्र तक पूरा हम पैलेस्टीन लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं जब तक उनकी स्वतंत्रता ना मिल जाए, हम इजराइल के खिलाफ हैं। और हमारी सरकार जो है, अल्बानीज हैं जो लेबर पार्टी के हेड है और वहां के प्रधानमंत्री हैं, वह यहूदियों के द्वारा, यहूदी नहीं जियोनिस्ट के द्वारा जो फिलिस्तीन में जनसंहार हो रहा है उसके साथ है, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। जी क्या ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहां संसद में एक प्रस्ताव लाया गया कि फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा दिया जाए, और उसमें कुछ संशोधन कराने की बातें उठी, और अपनी ही पार्टी की जो महिला मुस्लिम सांसद हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उसके चलते ये सब चीजें सामने आ रही हैं? जी हाँ, उसके बाद ही हुआ है। वह महिला सांसद जो थी जिन्हें निकाल दिया गया लेबर पार्टी से, क्योंकि उन्होंने ग्रीन और कुछ अन्य इंडिपेंडेंट सांसदों द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि हम शीघ्र फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की प्रस्ताव रखें और उसको माने, उनको दे, हम जैसे बाकी दुनिया के देश कर रहे हैं। हालांकि लेबर पार्टी का कहना है कि जब तक युद्ध चल रहा है, जब तक इजराइल नहीं मानता, हम कैसे दे देंगे, यानी बात घुमा के वहीं आ गई है। और इसके बाद इन लोगों ने हंगामा किया है, और इस पर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जनता को यह सोचना पड़ेगा, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर है लेकिन फिर भी काफी ताकतवर रूप से मुखर होकर बातें करती है। अभी उसका हाल फिलहाल में कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा है, हो सकता है उन्होंने बोला हो, मीडिया में नहीं आ रहा। जी आयतुल्लाह खामनाई ने पुनर्मतदान के आदेश दे दिए, यानी कि शुक्रवार को वोटिंग होगी। परसों तक क्लियर हो जाएगा कि कौन राष्ट्रपति होगा ईरान में नया। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस आयतुल्लाह खामेनी कहते हैं ना, खामेनी जो भी है, तो उन्होंने कहा है कि भाई वहां पे एक हंगामा हो रहा है कि 40% से भी कम लोगों ने वोट दिया, यानी जो भी सुधार या क्रांति के बाद, इस्लामिक रिवॉल्यूशन की बात ये लोग कर रहे हैं, उससे जनता उठ चुकी है, उसमें जनता पक्ष नहीं दे रही है। तो अभी आयतुल्लाह ने कहा वहां पे कि नहीं, जनता अपने काम में बिजी इसलिए वोट नहीं दे पाई। हालांकि कितना बड़ा मजाक है ये। और साथ साथ जनता इसलिए भी भड़क रही है कि किसको हम चुने, इसको तय कौन करता है, तो इसको आयतुल्लाह करते हैं, हम भी तो तय नहीं करते, स्वतंत्र रूप से नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए ये लोग चल रहे एक पक्ष में जहां पूरी की पूरी वहां सत्ता लगी हुई है, वहां की स्टेट लगी हुई है, वहां के जितने लीडर है कि आप जैसे भी हो घर से बाहर निकल के वोट दे, 40% से आगे है।
तो एक तो वो है, और दूसरा इस चुनाव में चूंकि दो ही लड़ रहे हैं तो किसी न किसी को तो 50% आना ही है, भले वो 0.01 से आगे पीछे हो। ऐसा मतलब ऑलमोस्ट असंभव है कि एकदम बिल्कुल टाई हो जाए, या बैडमिंटन तो हो नहीं रहा है कि 14 लव वर्सेस 14 लव हो गया या 14 वर्सेस 14 होगा, वैसा होगा नहीं। तो इसमें हो जाएगा, यही देखने की बात है, बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि वोट परसेंटेज पूरा कितना आता है। जी अगर मान लेते हैं कि जो मिस्टर जलीली हैं, जिनको माना जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई का भी समर्थन है, वो हार जाते हैं, और जो प्रोग्रेसिव सोच के बताए जा रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं, क्योंकि 60% लोगों ने अभी वोट नहीं किया और पता चला कि वो अब आगे निकल के फिर उनके हक में वोट कर डालें, तो मुझे लगता है तो ईरान में नई क्रांति खड़ी हो जाएगी। पेजेशकियन जो दूसरे हैं, जो थोड़ी स्वतंत्र विचार रखते हैं, कोई क्रांतिकारी नहीं है, और जलीली के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको पहले वाले दौर में 35% मिला था, जबकि इनको 27-28 मिला था। और जब दोनों के बीच में है तो यह उम्मीद करता हूं कि जो तथाकथित रूप से प्रोग्रेसिव, कम से कम जलीली की तुलना में तो वो खुमैनी के पूर्णतः मतलब अधीन नहीं है, वो आएंगे तो क्रांति ना होगा, लेकिन वहां के सत्ता के गलियारे में संघर्ष जरूर होगा, और वह क्या रूप लेता है, किस तरह से लेता है, उसका असर देश के अंदर और देश के बाहर किस तरह से पड़ेगा, वह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ईरान का चुनाव है तो अमेरिका खामोश तो बैठा नहीं होगा, वो भी अपने परपंच जरूर रच रहा होगा, इन सब के बीच अपने एजेंडे प्रोपेगेंडा चला रहा होगा, क्योंकि खबर लेबनान से आ रही है, अगर हिजबुल्लाह भिड़ गया ना इजराइल से, तो लेबनान के अंदर गृह संघर्ष छिड़ सकता है, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, उसका सामना खुद फिर हिजबुल्लाह को ही करना पड़ेगा। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बार पहले भी वहां पे करीब 20-25 वर्ष पहले कुछ तरह का गृह युद्ध हुआ था। दूसरी बात यह है कि वहां की एक बहुसंख्यक तो नहीं है, लेकिन जो क्रिश्चियंस की पार्टी है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक है, जो भी पार्टी उन्होंने बना रखा है, वह लोग हिजबुल्लाह से बहुत खुश नहीं है। वह नहीं चाहते हैं कि हम लोग, मतलब वो लोग इजराइल से युद्ध करें, उस तरह की बर्बादी का सामना ना देखें जो गाजा पट्टी में हो रहा है। उनका यह भी कहना है कि हिजबुल्लाह जो है सो स्वतंत्र रूप से बिना गवर्नमेंट के इजाजत के उन लोगों ने एक तरह से आक्रमण कर दिया। हालांकि यह लिमिटेड वॉर हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर रॉकेट फेंक रहे हैं, जमीनी लड़ाई नहीं हो रही है, ये चीज हो रहा है। तीसरे जो हिजबुल्लाह के समर्थन में है, जो फिलिस्तीन लैंड के समर्थन में है, वह पूरी जोर शोर से कह रहे हैं कि आप लोग इतना ही कम युद्ध क्यों कर रहे हो, शुरू से ही हम लग गए रहते तो अभी तक मतलब ये 50-50 नहीं होता, हम जीत चुके रहते, हम इजराइल को हरा चुके रहते। इसलिए ये जो दो ध्रुवीकरण जो चल रहा है, यह केवल प्रो हिजबुल्लाह नहीं है, बल्कि प्रो फिलिस्तीन और न्यूट्रल फिलिस्तीन, एंटी फिलिस्तीन के रूप में हो रहा है। वैसे लोग जो लड़ाई नहीं चाहते इजराइल के साथ, वैसे जो चाहते हैं कि हम हमास के पक्ष में आके इसको हराएं। और यहाँ पे वो सारे छोटे छोटे ग्रुप जो ईरान समर्थित हैं, या प्रो पैलेस्टीनियन और एंटी जियोनिस्ट रिजीम के जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं, वो सब के सब हिजबुल्लाह के साथ है। तो इसमें गृह युद्ध की तो मैं संभावना कम देखता हूं, लेकिन वो समय आ रहा है कि हिजबुल्लाह शायद स्वतंत्र रूप से निर्णय ले ले कि हम जो है सो पूरी की पूरी युद्ध करेंगे, और इसके अंदर केवल ईरान नहीं बल्कि यहाँ पे CIA, मोसाद के कितने लोग घुसे होंगे ताकि ये युद्ध ना हो। युद्ध हो तो इनके कहाँ कहाँ पे ठिकाने हैं, क्या क्या है, किस तरह से हराया जाए, या सैकड़ों लोग इसमें घुसे और एक एक चीज को देख रहे हैं सैटेलाइट से अंदर से। जी कहीं ऐसा तो नहीं है 40% ईसाई आबादी है, 60% वहां पे मुस्लिम आबादी है, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों हैं। अगर मान लीजिए हिजबुल्लाह ऐसा कोई डिसीजन लेता है तो लेबनान भी 2 हिस्सों में बढ़ जाए, भाई तुम अपना देश अलग कर लो, तुम अपना देश अलग कर लो। यह मोसाद CIA कोशिश करेगा, लेकिन वहां की जनता, जहां तक मैं समझता हूं, उन दोनों के बीच में बड़ा अच्छा मतलब संबंध है, और उन लोगों में उस तरह की घृणा वाला वातावरण नहीं है। और इस मुद्दे पर 2 देश में बढ़ जाए मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ी घनी आबादी, ये छोटी घनी आबादी, मुस्लिम का और क्रिश्चियन का वैसा शायद नहीं है। जी चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है वेस्ट बैंक से, यानी कि मगरबी किनारे से, हिंदी में बात करें पश्चिमी तट से। बड़ी तादाद में जमीन घेर ली है जंग के दौरान इजराइल ने, और कहा जा रहा है कि 30 साल में इतनी बड़ी जमीन घेरी है। हाँ, ये बात जो है, जो ओस्लो इनका समझौता हुआ था, जिसके हिसाब से वेस्ट बैंक में केवल इनको अधिकार दिया गया था कि वहां सिक्योरिटी के देख करो, लेकिन उन कानूनों को सब इजराइल ने या इजरायली सरकार ने धीमे धीमे खत्म कर दिया,
और केवल वही नहीं बल्कि लैंड सिक्योरिटी, ये कब जुलूस निकालेंगे, कौन सा धर्म में किस तरह की काम करेंगे, किस तरह का कल्चर होगा, क्या एजुकेशन दिया जाएगा, वगैरह वगैरह में हर जगह इन्होंने प्रवेश कर लिया। ये दक्षिण पंथी जब दूसरे देश पे कब्जा करते हैं, अपने ही देश के अंदर में इस तरह के कानून एक एक करके तोड़ते जाते हैं और उसका कार्यान्वयन भी करते हैं। और वहां पर 57 वर्षों के बाद से यह पहली बार ऐसा हुआ है जबकि ये स्थिति इतनी भयानक स्थिति तक पहुंच चुकी है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 30-35 एकड़ या स्क्वायर किलोमीटर में ये लोग उसको घेर रहे हैं और वहां के लोगों को विस्थापित कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वही फार्मूला है कि तोड़ दो और अपना कब्जा कर लो, फिर अपनी बिल्डिंग बना दो, फिर उसके बाद वहां उनका कोई वजूद बचे ही ना। अगली खबर है, आखिरी खबर बता रहे हैं वैसे इसको, नेतन्याहू ने एक ऐसा कोई कानून बना दिया है कि यहूदियों को बिना इजाजत के गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। कहीं इस कानून की आड़ में खुद को तो जेल से बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? खुद को बचाने के लिए तो पूरा युद्ध ही जारी किए हुए हैं। यह बहुत चूंकि दबाव था और कुछ सैनिकों ने, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसे लोगों को उठा के पकड़ रखा है, 16 साल के लड़के लड़कियों वगैरह वगैरह को, जिससे काफी नाराजगी चल रही है। और पूरे इजराइल में देखें तो नेतन्याहू के खिलाफ, उनके संबंधी जो अंदर बंद है वो भी, युद्ध के खिलाफ ये सब चल रहा है। तो कुछ अपना प्रो डेमोक्रेसी चेहरा दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। यह बिल्कुल एक ढोंग है, कुछ नहीं। इनकी सारी कार्रवाई वही चलती रहेगी जो चल रहा था। यदि यह नहीं होता तो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन लैंड को क्यों हड़प रहे। जी, जो जंगबंदी की बातें शुरू हुई हैं कतर और मिस्र के जरिए, इस्माइल हानिया ने जो बातचीत को आगे बढ़ाया है, उसके बारे में क्या जानकारियां हैं सर? ये जंगबंदी का फिर बार बार चलते रहता है, कोशिश जारी है। और चूंकि हिजबुल्लाह से लड़ाई की बात अब बढ़ रही है, हिजबुल्लाह शायद तैयारी कर रहा है, हो सकता है जल्दी से जल्दी अमेरिका और ये करें। हाँ, बीच में कौन आएगा, कतर आए, इजिप्ट आए, अमेरिका आए। अभी हालांकि हाल फिलहाल में अमेरिकी विदेश मंत्री का, ब्लिंकन का जो दौरा चल रहा था, देखेंगे थोड़ा घटा हुआ है, लेकिन फिर से शुरू होगा, देखते हैं क्या होता है। जी, वो शायद परेशान है बाइडेन को डिफेंड करने में। बिल्कुल, वो अमेरिका अभी अंदरूनी मामलों में लेकर इतने जबरदस्त परेशान है कि बाहर में कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।